सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 13 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार दिया है। अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया। खेल, शिक्षा, साहसिक कार्य, समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। वहीं 33 आंगनवाड़ी वर्करों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। अल्मोड़ा से गीता उपाध्याय को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने का पुरस्कार दिया गया। बागेश्वर से अलीशा मनराल, चमोली से सुरभि को साहित्य के क्षेत्र में तीलू रोतेली अवार्ड दिया गया। चंपावत से अनामिका बिष्ट खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित की गई। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और अब अवार्ड पाने वाली सभी महिलाओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि वह आगे भी इसी तरह से समाज के लिए प्रेरणा का काम करें। तो हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रोतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों से संवाद कार्यक्रम में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे और दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाओं को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की धनराशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक की उम्र की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस अवसर पर दिव्यांग शादी अनुदान और साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया और पेंशन की 5वीं किस्त का ऑनलाइन भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 96,000 से ज्यादा दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है और 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों को डीबीटी के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। जीएसटी दरों में कमी करने और स्लैब बदलाव पर लिए गए फैसलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने ये फैसला लेकर सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों की दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीजें उनके लिए सस्ती होने वाली। केदारनाथ धाम से खबर है। यहां पर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ की चोटी का एक छोटा ग्लेशियर खिसक गया, जिसकी तस्वीर किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर ली है। बताया जा रहा है कि ये ग्लेशियर चोराबाड़ी ताल के पास में खिसका है। फिलहाल इससे किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया है और पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे की ये तस्वीरें हैं। पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। पहाड़ों पर बारिश के बाद पे हालात कठिन है और खास तौर पर सड़कों की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। केदारनाथ हाईवे से एक वीडियो सामने आया है जिसमें खराब रोड पर एक ट्रक फंस गया।
रामपुर बाजार के पास में रोड का हिस्सा धंस गया था, जिस पर ट्रक फंस गया और दोनों तरफ जाम लग गया। इसके बाद में जेसीबी और साथ ही पोकलेन 2 मशीनों की मदद से ट्रक को निकाला गया। पीछे से जेसीबी ने ट्रक को धक्का मार दिया और जबकि नीचे की तरफ से पोकलेन ने सहारा दिया ताकि ट्रक खाई की तरफ ना पलटे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 हैवी मशीनों से धक्का देकर ट्रक को निकाला गया। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में हुई गड़बड़ियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार, बीसीसीआई समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आरोप है कि खेल कराने के नाम पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है और करोड़ों रुपए जो क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में आने थे वो ठेकेदार के खाते में डाल दिए गए। अब कोर्ट नैनीताल के भीमताल में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। मुर्गियों की मौत के बाद में लिए गए सैंपल की जांच में बीमारी की पुष्टि हुई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद में 10 किलोमीटर दायरे में प्रशासन ने सैंपलिंग की है और संभावित स्थानों पर मुर्गियों को नष्ट भी किया। पांडे गांव में मुर्गियों की मौत के बाद में सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं। बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद में पशुपालन विभाग भी एक्टिव हो गया है, तो लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं आसपास सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एक पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें लैब टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। तो जैसे ही रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए गए। जो अवशेष सैंपल्स थे या मुर्गियाँ थीं, उनको नष्ट किया गया नियमानुसार पशु विभाग की टीम के द्वारा। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, स्टेरिलाइज किया जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में नेपाल ने फिर लिपुलेख का राग अलापना शुरू कर दिया है। नेपाल चाहता है कि भारत चीन व्यापार लिपुलेख दर्रे से ना हो। नेपाल के इस दावे से उन भारतीयों को में खासी नाराजगी जरूर है जो सदियों से इन इलाकों में रहते आए हैं। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लंबे समय बाद भारत और चीन लिपुलेख दर्रे से व्यापार करने पर सहमत हुए। इस दर्रे से होने वाला व्यापार बीते 6 सालों से बंद है। इंडो चाइना व्यापार जहां दोनों देशों के बीच ब्रिज का काम करता है, तो वहीं बॉर्डर के हजारों लोगों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी है। लेकिन नेपाल ने एससीओ की मीटिंग में जहां व्यापार को लेकर विरोध जताया, तो वहीं इस इलाके को एक बार फिर से अपना बताया। नेपाल की इस हरकत से लिपुलेख दर्रे के करीब रहने वाले भारतीय खासे नाराज हैं। इन इलाकों में सदियों से भारत के लोग रहते आए हैं। झूठा इल्जाम लगा रहा है कि हमारा है कि लेकिन वैसे नेपाल का सन 62 में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें वो सोया पड़ा था। उसके पास कोई मैप नहीं थी, कोई उसके पास नक्शा नहीं था। अभी फर्जी नक्शा बना के फर्जी बाड़ा किसी का सुनकर और किसी के भड़काऊबाजी में वो तो बोलता है कि हमारा है। नेपाल को मतलब अपने उसमें लेकर के जो है बहकाव के चक्कर में अपना बताता है मतलब नेपाल। हालांकि ये नहीं है, ये हमारा जो है भारत का है, सदियों से है। 2020 में लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड का उद्घाटन हुआ था। इस दौरान भी नेपाल की सरकार ने पूरी तरह भारत विरोधी रुख अपनाया। यही नहीं, केपी ओली सरकार ने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के गुंजी, कुटी और नाबी गांव को अपना दिखाया। अपने दावों को मजबूत करने के लिए नेपाली नोटों में भी नए नक्शे का प्रिंट किया। काला पानी को लेकर नेपाल पहले से ही दावा करता रहा है, लेकिन अब वो लिपुलेख दर्रे के करीब बसे 3 भारतीय गांवों को भी अपना बताने की हिमाकत करने लगा है। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, नेपाल भारत के बीच में जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है, कुटी, नाबी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। बीते कुछ सालों में नेपाल में भारत के विरोध की आड़ में सियासत का खेल चल रहा है। इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी नेपाली पीएम केपी ओली हैं। केपी ओली कई दफा ये राग अलाप चुके हैं। एससीओ की मीटिंग में भी केपी ओली अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आए हैं, भले ही नेपाल की इन हरकतों को कोई भी मुल्क गंभीरता से ना ले रहा हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम कटने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रीय महासचिव
गुरदीप सप्पल और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर सूचना के अधिकार में सूचना मांगी, लेकिन 2500 आरटीआई में से सिर्फ 136 का ही जवाब मिला। कांग्रेस का कहना है कि इससे साफ है कि वोटर लिस्ट में प्लान के साथ में नाम काटे गए और वोट चोरी की जो बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, वही काम निकाय चुनाव में उत्तराखंड में हुआ है। गुरदीप सप्पल ने कहा कि 2022 में भी उत्तराखंड में कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने यही किया, लेकिन 2027 में कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना मतलब की बातों को तूल दे रही है। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर पिछली बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी से छीना गया था। जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी, लेकिन वोट चोरी कर सरकार बीजेपी की बनाई गई। ये जो 2500 लोग जिनकी चिट्ठियां आप देख रहे हैं, इनका वोट काटने की शिकायत किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने फर्जी रूप से की है। उसने उस वोटर का मौलिक अधिकार छीना है। तीनों का जवाब 25 के 2500 आरटीआई में जवाब नहीं मिला है, तो ये हमारी चिंता के विषय है और इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला की जो है सुनवाई होनी है। तो ये सारे विषय हैं जिसमें हम लड़े और आगे जो मैंने कहा निकाय से पंचायत में, पंचायत से निकाय में जो नाम चढ़े या कटे हैं उस पर कांग्रेस अब काम कर रही है और केदारनाथ में भी बहुत जल्दी हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। जहां जहां आप चुनाव जीत रहे हो, वहां चुनाव आयोग भी सही है, वहां सरकार भी सही है, वहां मशीनरी भी सही है, वहां की जनता भी सही है। लेकिन जहां जहां आप चुनाव हारोगे, वहां आप कहोगे कि हमारी ये बात नहीं सुनी गई, हमारी वो बात नहीं सुनी गई। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड समेत देश भर में आपदा और बादल फटने के कारण जो प्राकृतिक आपदा थी, त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल जाना, साथ ही वहां पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और उनके परिजनों को ये असहनीय कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बद्री विशाल से कामना की। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की शक्ति परंपरा का गौरव है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। देहरादून के मॉल में फेक शादी इवेंट आयोजित होना था, जिसे अब रद्द कर दिया गया। पुलिस के दखल के बाद में फेक शादी इवेंट को रद्द किया गया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद में पुलिस हरकत में आई और ये इवेंट रद्द कर दिया गया। इवेंट में हिंदू विवाह परंपरा और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगा था। मां नंदा 11वीं सदी में गढ़वाल में रणचंडी के रूप में पूजी जाती है। वो कुमाऊं में पहाड़ी इलाकों में नंदा सुनंदा के नाम से पूजी जा रही हैं। उत्तराखंड की कुलदेवी कही जाने वाली मां नंदा सुनंदा अब पहाड़ से उतरकर मैदान की तरफ बढ़ गई हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुमाऊं में चंद राजाओं के शासन में मां नंदा सुनंदा की पूजा का जो दौर बागेश्वर के डंगोली गांव और अल्मोड़ा के मल्ला महल में शुरू हुआ था, वो अब कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में पहुंच गया है। यहाँ की आवास विकास कॉलोनी में कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों की ही तरह मां नंदा सुनंदा का भव्य दरबार सजा हुआ है। ऐसे में मां नंदा के इस महोत्सव के आयोजक और यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद पाने को बेताब हैं। ये एक महोत्सव नहीं, ये एक संस्कृति को बचाने, संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक हमारा मिशन है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की भाषा को हम आगे ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कुलदेवी नंदा सुनंदा थी, उसको हम यहाँ लेके आए हैं आवास विकास में। पूरे हल्द्वानी में आवास विकास के अंदर ये मेला लगता है। यहाँ पे नंदा सुनंदा हमारी माता रानी स्थापित होती है। दरअसल मां के रणचंडी स्वरूप को गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। बद्रीनाथ के बामणी गांव में सबसे पहले नंदा अष्टमी पर 3 दिन का आयोजन शुरू हुआ। माना जाता है इन दिनों में मां अपने पति भगवान शिव के घर कैलाश से अपने मायके आती है, इसलिए
पहाड़ के लोग उन्हें कहीं बहू तो कहीं बेटी के रूप में पूजते हैं। खास बात यह है कि मैदानी इलाकों में हो रहे मां नंदा के इस महोत्सवों का हिस्सा हर आम और खास बन रहा है। मां के इन सुंदर दरबारों से हर कोई आशीर्वाद लेने को बेताब है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारे पूरे क्षेत्र की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं, यह सिर्फ केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी मिट्टी से जुड़े होने का प्रतीक है। मुझ पर वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर माँ की बहुत बड़ी कृपा है। जो जिस रूप में माँ को देखता है उस रूप में प्रकट होती है। मां नंदा सुनंदा एक ऐसी देवी है जिन्हें कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले देवी के रूप में देखा जाता है। मूलतः कभी इन्हें गढ़वाल के शासक रणचंडी के रूप में पूजा करते थे, लेकिन 11वीं सदी में चंद राजा मां के विराजमान शक्ति से प्रभावित होकर इन्हें कुमाऊं में ले आए। तभी से कुमाऊं में इसे शक्ति स्वरूपा की पूजा होने लगी और आज मां के ये दरबार कुमाऊं के मैदान में भी खूब सज रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गुरुवार को NIRF रैंकिंग जारी की है और रैंकिंग में देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन की पढ़ाई करवा रहे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग है। उत्तराखंड एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह नहीं बना पाई। ओपन यूनिवर्सिटीज में देश में सिर्फ 3 ओपन यूनिवर्सिटीज अव्वल मानी गई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और यूपी की राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी। ओवरऑल टॉप 100 में उत्तराखंड के 2 केंद्रीय इंस्टीट्यूट्स IIT और साथ ही रूरकी और साथ ही एम्स ऋषिकेश जगह बना पाए हैं, जबकि 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी रैंकिंग हासिल की है। इधर रैंकिंग में आने पर ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने खुशियां मनाई हैं। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। मंगलौर में युवक को बांधकर पिस्टल से डराने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की है। रुड़की के नामनगर में बुजुर्ग से हुई 40,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के सेलाकुई में पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ में शख्स को गिरफ्तार किया। कोटद्वार दुगड्डा हाईवे पर सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। विकासनगर के केदारवाला गांव में तेंदुए की दहशत है और वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार इलाके में 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से अस्पताल लाया गया। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने ARTO का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान तय जगहों से अन्य भी मूर्तियां बाहर आए हैं, जिससे कि NGT के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। उत्तरकाशी के जुणग्गा रोड पर दरार आने से आवाजाही को बंद करवा दिया गया है। पिथौरागढ़ में नगर निगम ने 5 नए ई-रिक्शा रोड पर उतारे हैं और अब शहर में कुल 10 ई-रिक्शा हो गए हैं।